Again, myself, Dr. Vinod Kumar Swami, Associate Professor in Department of Kamarvartha under Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 19 सितंबर 2023 के दिन गणेश चतुर्थी का दिन आज। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम होता क्या है, तो फर्स्ट इज सिंड्रोम। तो सिंड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज। जब बच्चे में बहुत सारे डिजीज एक साथ या अनेक मल्टीपल सिस्टम जब शामिल हो जाते हैं तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। और फर्स्ट जो वर्ड है दैट इज नेफ्रोटिक। नेफ्रोटिक जो वर्ड है नेफ्रॉन से लिया गया, अर्थात नेफ्रॉन की डिफॉर्मिटी या किडनी की डिफॉर्मिटी के कारण ये डिजीज़ बच्चों में देखने को मिलती हैं। तो हम डिपार्टमेंट ऑफ कुमारवर्ती या यूँ कहें डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो सबसे पहले बात आती है, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके डेफिनेशंस की बात आती है। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज characterized by nephrotic range, proteinuria and a triad of clinical finding associated with large urinary losses of protein, hypoalbuminemia, edema, hyperlipidemia। कुल मिला के हम यदि बात कहें तो जो एक नेफ्रॉन की जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो नेफ्रॉन में जहाँ पे मूत्र छनन प्रक्रिया होती है सबसे पहले दैट इज़ ग्लोमेरुलर अपैरेटस हम बोलते हैं। और ग्लोमेरुलर अपैरेटस से हमारी जो है आगे प्राइमरी कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद में लूप ऑफ हैनले डिस्टल ट्यूबल्स होती हैं और उसके माध्यम से फिर वो आगे स्ट्रक्चर्स जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ होने से जो ये जो छानने की जो प्रक्रिया है यूरिन को, वो प्रॉपर मात्रा में सही नहीं है, जिसके कारण जो यूरिन जिस स्थिति में बनना चाहिए उस प्रकार का यूरिन न बन के अलग ही प्रकार का एक यूरिन बन जाता है। और उस यूरिन में स्पेशल जो है प्रोटीन का लॉस होता है। प्रोटीन बॉडी से बाहर निकलता रहता है और उस प्रोटीन को ही यहाँ पे हमने प्रोटीन यूरिया सिम्टम नाम दिया है। तो प्रोटीन यूरिया मीन्स यूरिन के अंदर क्या है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है, दैट इज़ प्रोटीन यूरिया। अब ये हम कहें कि जब प्रोटीन का बॉडी से लॉस होता है तो कुल मिला के सीरम प्रोटीन का लेवल डाउन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको हाइपो एल्बुमिनिया बोलते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में विशेष तौर से यहाँ पे दो प्रकार की पाई जा रही है, एक एल्ब्यूमिन है, दूसरा ग्लोबुलिन है। तो यहाँ पे जो विशेष तौर से जो लॉस होता है वो एल्बुमिन प्रोटीन का होता है, तो इसलिए ब्लड में हाइपो एल्बुमिनिया पाया जाता है। जब भी प्रोटीन का ये इम्बैलेंसिंग स्टेज होती है तो जैसे एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बाहर जाता है वैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वहाँ पे, या यूँ कहें कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है और उसी के कारण जो है एडिमा डेवलप होता है। तो इस प्रकार के बच्चों में विशेष प्रकार का एडिमा मिलेगा, दैट इज़ पफिनेस भी हम कह सकते हैं। और थर्ड इज़ अनदर इज़ हाइपरलिपिडेमिया। प्रोटीन का लॉस होता है, बॉडी उसको बचाने की कोशिश में क्या करती है कि लिपिड फॉर्मेशंस एक्सेसिव करने लग जाती है तो ब्लड में जो है लिपिड का लेवल बढ़ जाता है। तो कुल मिला के हम एक क्लिनिकल ट्रायड ही हम बात करें, 3 सिम्टम हम बात करें तो फर्स्ट इज़ प्रोटीन यूरिया, सेकंड इज एडिमा और थर्ड इज़ हाइपर लिपिडेमिया। ये 3 लक्षण यदि किसी बच्चे में पाए जा रहे हैं ऐसी स्थिति में हम उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरह सस्पेक्ट करना चाहिए। अब प्रोटीन का लॉस कितना हो ये हमारी जानना ज़रूरी है। जनरली ये कह रहे हैं कि सभी में ही प्रोटीन का लॉस होता है, लेकिन एक एक्सेसिव अमाउंट के बाद या एक लिमिट से अपर जाता है तभी वो डिजीज़ में काउंट होता है। तो दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन 40 mg/m² पर आवर। एक बॉडी का जो सरफेस एरिया बच्चे का है उसे यदि पर आवर 40 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो रही है तो ही उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हम काउंट करते हैं। दूसरा, जो बच्चे का फर्स्ट यूरिन है मॉर्निंग का, उसमें
प्रोटीन का लेवल और क्रिएटिनिन का जो रेशियो है वो जो है 3:1 से भी यदि ज़्यादा है तो वो प्रोटीनूरिया को डिफाइन करता है। इंसिडेंस की हम बात करें पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, भाई कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं। हमारे पास जो न्यू केसेस होते हैं उनको हम इंसिडेंस बोलते हैं और न्यू और ओल्ड होते हैं उनको हम प्रिविलेंस बोलते हैं। तो इंसिडेंस है 2 से लेके 7 केसेस पर लाख चिल्ड्रन पर ईयर। इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस हैं, तो एक साल में लगभग 1 लाख बच्चों में से 2 से 7 जो केस हैं वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हमारे को देखने को मिलते हैं इंडिया में। हायर इन अंडर डेवलप कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया। एक सिंपल सा बताया, जो हमने रेशियो बताया वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का नहीं है। डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनमें रेशियो और ज़्यादा हो सकता है। ये किसी भी एज में हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन ये बच्चों में जो है लगभग 2 से 6 साल में संभावना ज़्यादा है। मेल फीमेल की हम यदि बात करें रेशियो की, तो बॉयज़ है गर्ल्स की तुलना में डबल जो है सस्पेक्ट होते हैं, या यूँ कहें डबल देखने को मिलते हैं। बच्चे या यूँ कहें लड़के लड़कियों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ईटियोलॉजी की हम बात करें, कारण की बात करें कि साहब ऐसा क्या है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप होता है, तो फर्स्ट इज़ जेनेटिक कोज है, केमिस्ट्री है, ऐसे स्थिति में ये देखने को मिलता है। सेकंड इज सेकेंडरी कोज, आदर को डिजीज़ हो गई उसके कारण ये हुआ। और थर्ड इज इडियोपैथिक, जिसका हमें कोई कोज रूल आउट हम नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ इडियोपैथिक। तो हम जेनेटिक की हम बात करें तो फिनिश टाइप कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, डिफ्यूज मैसेंजियल स्क्लेरोसिस है, डेनिस ड्रे सिंड्रोम है, नेल पटेला सिंड्रोम है, एल्पर्ट सिंड्रोम है, चारकोट मेरी टूथ डिजीज़ है, कोकिने सिंड्रोम है, लॉरेंस मून बेडिल बार्डर सिंड्रोम है, गलवे मोवर्ट सिंड्रोम है। ये जो पीडियाट्रिक एज में बहुत सारे सिंड्रोम्स पाए जाते हैं, तो बहुत सारे सिंड्रोम्स के साथ में इसका एसोसिएशंस होता है। तो इस प्रकार के यदि सिंड्रोम है तो उनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने की संभावना और बढ़ जाती है। दूसरा जो कोज है हमारा, दैट इज सेकेंडरी कोज, जो अनदर कोज है, जन्म से नहीं है, बाद में डेवलप हुआ, जिसको हमने एक्वायर्ड नाम दिया। तो मान लीजिए बच्चे को क्या है, ओलिगो मेगानेफ्रोनिया है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बी और सी है, HIV है, मलेरिया है, सिफिलिस है, टॉर्च इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इम्यूनोलॉजिकल को डिजीज़ है, कैस्टलमैन डिजीज़ है, कीमोरा डिजीज़ है, कोई मधुमक्खी काट लेती है, बिस्टिंग है, फूड की एलर्जी है, कोई कैंसर है, लिम्फोमा है, ब्लड कैंसर है, ट्रोमेटिक है, पेनिसिलिन खा रहा है, सोने की दवा कोई खा रहा है, NSAID खा रहा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग प्रोलॉन्ग यूज़ करने पे भी ये हो सकता है। और एक ड्रग है हमारी पेमिड्रोनेट। और मेटालिक पॉइजनिंग की बात आ रही तो मरकरी और लिथियम, ये मेटालिक पॉइजनिंग भी किडनी को डैमेज करती हैं, तो मेटल्स से हमें बच के रहना चाहिए। उसके अलावा इडियोपैथिक है, जिनमें मिनिमल चेंजेस डिजीज़ हैं, जहाँ पे चेंजेस कम मिलते हैं। दूसरा मैसेंजियल प्रोलिफरेशन है, थर्ड इज़ फोकल सेगमेंटल है, फोर्थ इज़ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, और फिफ्थ इज़ मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पाया जाता है। अब सिम्टम की हमने पीछे भी बात करी, उसके साथ हम दोबारा कर रहे हैं। फर्स्ट सिम्टम इज़ एडिमा। एडिमा शुरुआत में माइल्ड होता है, पेरी ऑर्बिटल पफिनेस से स्टार्ट होता है, आंखों के चारों तरफ स्वेलिंग स्टार्ट होती है, धीरे धीरे ये पैरों की तरफ बढ़ता है, दैट इज़ लोअर एक्सट्रीमिटी शामिल हो जाती है, धीरे धीरे प्रोग्रेशन और बढ़ जाता है, और जब ये फ्लूइड इकट्ठा होता रहता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड जहाँ जहाँ बॉडी में पाए जा रहे हैं वहाँ पे और बढ़ता जाता है। तो उसमें हम देखते हैं जनरली एसाइटिस, जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है उसमें जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम एसाइटिस बोलते हैं। यदि लंग्स में या यूँ कहें प्लूरा के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, दैट इज़ प्लूरल इफ्यूजन। और उसके अलावा जेनेटल्स में भी एडिमा देखने को मिलता है। तो एडिमा इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है जब आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो अनदर सेकंड सिम्टम इज़ डिक्रीज यूरिन आउटपुट। जब नेफ्रॉन्स प्रॉपर मात्रा में काम नहीं करते हैं तो यूरिन का जो आउटपुट है वो भी कम हो जाता है। बच्चा जो है एनोरेक्सिया से प्रभावित होता है,
खाना खाने की उसकी इच्छा नहीं रहती, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, हल्का एब्डोमिनल पेन रहता है, उसको डायरिया भी होने लग जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हाइपरटेंशन अभी भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ग्रोश हेमीचूरिया हो जाता है, ब्लड भी यूरिन के साथ में आ सकता है। डिफ्रेंशिएशन हमें ज़रूर करना है प्रोटीन लॉसिंग एंटेरोपैथी से। कई बार क्या होता है कि हमारी इंटेस्टाइन जो है वो प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन कर ही नहीं पाती, तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन की कमी ब्लड में पाई जाती है, उसको भी हम हाइपोएल्बिनीमिया बोलते हैं, तो उसको हमें रूल आउट करना है। दूसरा हेपेटिक फेलियर है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो लीवर कर रहा है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं करता है। हार्ट फेलियर में भी स्वेलिंग आपको दिखाई देगी। एक्यूट और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है ग्लोमेरुलर अपैरेटस में, ऐसी स्थिति में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। उसके अलावा पीएम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जिसमें हमारा क्वाशियोर और मैरास्मस है। तो जनरली हम देखते हैं कि क्वाशियोर में जो बेबी होता है वो एडिमेटस होता है, वहाँ पे भी फ्लूइड बढ़ा हुआ सामने नज़र आता है। तो हमें ये रूल आउट करना है कि जो प्रोटीन की कमी हुई है वो किस कारण हुई है, ये हमें एक बार जानना जरूरी है। कोई किडनी की प्रॉब्लम से हुआ है, जीआईटी से हुआ है, या डाइट में कोई डेफिशिएंसी है, उसके आधार पे हुआ है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब लैब की जब बात आती है तो लैब इन्वेस्टिगेशंस हमें करवाने हैं, तो हमें यूरिन एग्जामिनेशन करवाने। जनरली हम कोई भी यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो रूटीन और माइक्रोस्कोपी करवाते हैं, तो यहाँ माइक्रोस्कोपी भी करानी है, रूटीन भी कराना है। उसके अलावा यूरिन में जो है प्रोटीन कितनी जा रही है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है। प्रोटीन यूरिया जो सिम्टम है उसमें यूरिन +1 +2 +3 +4, तो यदि +3 है या +4 है तो हम ये कह सकते हैं कि वो हाँ डेफिनेटली नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। उसके अलावा सिंपल सी जांच की और बात करें, दैट इज़ सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट है, और ब्लड की पिक्चर्स का मतलब है कि यहाँ पे रेफिलर ब्लड स्मीयर जो है थिन और थिक लेयर से हम बनाते हैं, उसको हमें एग्जामिनेशन करनी चाहिए। रीनल जो पैरामीटर्स हैं या आरएफटी है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, उसको हमें करवाना चाहिए। यूरिक एसिड है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, उसका लेवल हमें देखना है। प्रोटीन और क्रिएटिनिन का जो रेशियो है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। एलएफटी करवानी चाहिए हमें, लीवर फंक्शन टेस्ट, भाई लीवर फेलियर तो नहीं है। उसके अलावा कोई यदि हमें सस्पेक्ट हो रहा है कि दैट इज़ ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो हमें रीनल बायोप्सी भी करवानी चाहिए। तो बायोप्सी में हमें जानना ज़रूरी हो जाता है कि अभी किडनी में क्या चेंजेस हुए हैं, वो हमें बायोप्सी में पता चल जाता है। तो यूरिन एनालिसिस में जनरली हम देखते हैं कि जो प्रोटीन है +3 और +4 इतनी मात्रा में यूरिन निकलता है, और जो प्रोटीन का जो रेशियो है वो बढ़ा हुआ रहता है। सीरम जो क्रिएटिनिन है नॉर्मल हो सकता है, एलिवेटेड है। सीरम जो एल्बुमिन है ये 2.5 mg/dl से कम हो जाता है, जनरली 3.5 के लगभग ये रहती है रेंज। सीरम कोलेस्ट्रॉल है, उसका लेवल बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए हमने हाइपरलिपिडीमिया उसको बोलते हैं। उसके अलावा जो सीरम कॉम्प्लीमेंट्स लेवल है वो सामान्यतः नॉर्मल रहते हैं या कम रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इसके मैनेजमेंट की जब बात आती है, आपका फर्स्ट इज़ इनिशियल एपिसोड, भाई शुरुआती अटैक ही है, पहला या दूसरा महीना है, या डायग्नोस अभी हुआ है, ऐसी स्थिति में हमें डाइट में हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। सीधी सी बात है, डाइट में प्रोटीन बढ़ा देना चाहिए क्योंकि बॉडी में प्रोटीन का लेवल कम है। नमक कम कर देना चाहिए, जो नमक जो है आपके एडिमा बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार है, हाइपरटेंशन के लिए ज़िम्मेदार है, तो थोड़ा सा डाइट में नमक कम कर दें। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जो जिनको भी ये इन्फेक्शन है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उनको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करें, इन्फेक्शन से बचें। और यदि एडिमा है तो डायबिटिक्स का हमें यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, जिसमें हमारा फ्रोशियामाइड होता है, स्पाइरोलेक्टोन है। तो ये डायबिटिक्स का आपको यूज़ करना है, जिसमें 2 मुख्य ड्रग हैं, दैट इज़ फ्रोशियामाइड और स्पाइरोनोलेक्टोन, इसका प्रयोग करना चाहिए। सेकंड जो ड्रग ऑफ चॉइस जो है या यूँ कहें मुख्य वही है, दैट इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। इसमें विशेष तौर से हम प्रेडनिसोलोन का यूज करते हैं, और जो फर्स्ट एपिसोड होता था 2 mg/kg पर डे, हम इसको 6 वीक तक लागू करते हैं। फिर फॉलोड बाई डोज थोड़ा सा कम कर देंगे, 1.5 mg/kg ओनली सिंगल मॉर्निंग डोज हम उसको देंगे, अल्टरनेट देंगे, यहाँ पे ये विशेष बात है। और 6 सप्ताह तक लगभग 1.5 महीने ये आपको ट्रीटमेंट चलाना है। शुरुआत में जो ट्रीटमेंट 2 mg/kg चलता है, और फिर 1.5 mg/kg, लेकिन वो अल्टरनेट है, दोनों ही जो ट्रीटमेंट है 6 वीक के लिए
लागू रहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सब्सिक्वेंट कोर्स हैं, रिलैप्स हो गया, सपोज वो एक बार तो एपिसोड है वो ठीक हो गया था, आपने ट्रीटमेंट किया, तो फ्रीक्वेंट रिलैप्स अगर 3 या 3 से कम है ईयर में, उस स्थिति को हम रिलैप्स बोल रहे हैं। बार बार हो रहा है, 3 या 3 से ज़्यादा बार हो रहा है तो उसको फ्रीक्वेंट बोलते हैं। तो रिलैप्सिंग जो है पुनः आ रहा है वो कितना है, उसकी प्रवृत्ति 3 से कम है या 3 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम स्टेरॉयड थेरेपी चलाते हैं। और जनरली जो रिलैप्सिंग होते हैं इस तरह के जो है स्टेरॉयड डिपेंडेंट हो जाते हैं, और कुछ में जो है स्टेरॉयड रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है, अर्थात स्टेरॉयड इन पे कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। तो जो रिलैप्सिंग जो कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट देखिए, सबसे पहले मदर फादर जो है गार्जियंस हैं उनको एजुकेट करें, इस डिजीज़ के बारे में बताएं कि ये डिजीज़ क्या है, बच्चे को क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या डाइट लेना है, क्या आहार है, क्या विहार है, और कितना ट्रीटमेंट लेना है, कितने दिन तक लेना है, स्टेरॉयड का प्रयोग कैसे करना है, ये जानना माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात आती है सिम्टोमेटिक, यदि कोई इन्फेक्शन है तो उसको हमें दूर करना है, प्रोटीनूरिया है तो उसको उसकी जगह हमें प्रोटीन डाइट में ऐड करना है। यदि परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया हो रहा है 3+ 4+ हमेशा ही यदि जा रहा है, ऐसी स्थिति में प्रेडनिसोलोन 2 mg पर kg पर डे एंटिल प्रोटीन इज नेगेटिव और 3 डे। ये कह रहा है कि इसमें टाइम बाउंडिंग नहीं है, यहाँ आपको स्टेरॉयड कंटिन्यूस रखना है जब तक कि नेगेटिव नहीं आने लग जाए प्रोटीन। फ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग है जो बार बार होता है, उसमें अल्टरनेट डे प्रेडनिसोलोन दिया है, उसके अलावा लेवोमेसोल है, एक अलग प्रकार का स्टेरॉयड स्पेरिंग एजेंट है, 2 से 2.5 mg पर kg दिया जाता है। साइक्लोफॉस्फेमाइड 2 से 2.5 mg पर kg पर डे। माइकोफिनोलेट मोफेटिल है 20 से 25 mg पर kg पर डे। उसके अलावा साइक्लोस्पोरिन है, टेक्रोमिलियस है, रेटुक्सीमैब है, ये ड्रग्स भी दी जाती हैं। अब बात आती है कि साहब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम बार बार हो रहा है, रिलैप्स हो रहा है, प्रॉपर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, या यूँ कहें कि ट्रीटमेंट को हम बीच में छोड़ देते हैं, ऐसी स्थिति में ये एडिमा बढ़ता जाता है, तो कॉम्प्लिकेशंस एडिमा है। दूसरा है इन्फेक्शन, कोई भी किडनी डिसऑर्डर्स हों उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड इज थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस, जनरली जो रक्त का जो थक्का बनता है उनमें बहुत सारे प्रोटीन्स का योगदान होता है, जब यूरिन के माध्यम से प्रोटीन बॉडी से बाहर निकल जाती है तो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है या ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन्स जिम्मेदार है वो नहीं होती हैं, ऐसी स्थिति में थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाइपोवोलीमिया हो सकता है, हाइपोवोलीमिया इसलिए कि हमें इसमें बार बार डायूरेटिक्स देने पड़ते हैं तो पेशेंट्स को हाइपोवोलीमिया हो जाता है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी अपना काम करना बंद कर देती हैं। और स्टेरॉयड की टॉक्सिसिटी होती है, स्टेरॉयड लॉन्ग टर्म तक हम यदि यूज़ करते हैं तो बच्चों का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट, बोन की ग्रोथ है या किसी भी ऑर्गन की जो डिजीज़ है वो बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। गणेश चतुर्थी की एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।